66th BPSC मेंस एग्जाम। हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट। हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शनल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्रों, ये आप सबों के लिए एक शुभ घड़ी आई है, वो 66th BPSC मेन एग्जामिनेशन की। इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए। हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन बच्चों का, जिन अभ्यर्थियों ने हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, उनको ट्रिपल बेनिफिट होती है। सबसे पहली बात ये होती है कि आप जब जीएस के मेन एग्जामिनेशन में आएंगे, तो वहाँ भी आपको हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट काम आएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल से आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं। तो भाई जीएस मेन में भी हिस्ट्री की क्या होती है, अहम भूमिका होती है। सेकंड बात, जब आप पीटी देते हैं, प्राइमरी जब पीटी आप देते हैं, वहाँ भी ये हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है। तब पीटी में भी आपका लाभ हुआ, एक बात। सेकंड बात, जीएस के मेन में भी आपका लाभ हुआ। एंड थर्ड मैटर इज़ दैट जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, उस समय भी हिस्ट्री से 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास हर बच्चे से पूछा जाता है। 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास हर बच्चे से पूछा जाता है। इसलिए आपको बड़ी ध्यान से रखना होगा कि भाई ये हिस्ट्री की उपयोगिता कई चरण में है। ये पीटी में भी है, ये मेंस में भी है, और कहाँ पर है, ये इंटरव्यू में भी इनकी अहम उपयोगिता है ये। इसलिए कमीशन के दृष्टिकोण से हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसीलिए अधिकांश बच्चे, चाहे वह यूपीएससी का हो या यूपीपीएससी हो या जो पीसीएस एग्जामिनेशन हो, उसमें हिस्ट्री को अधिकांश बच्चे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। आज मैं आपको बतलाऊं कि 66वीं मेन बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें कौन चैप्टर से क्या क्या प्रश्न उठते हैं, आप उस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो कहाँ से है। इस बात को आप बड़ी सहजतापूर्वक आप समझ सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास दिखाते हैं। यही प्राचीन भारत का, ये प्राचीन भारत का इतिहास, ये है प्राचीन भारत का, ये क्या है, ये इतिहास है। ये प्राचीन भारत का इतिहास है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो प्रश्न उठता है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कौन महत्वपूर्ण है भाई? ये सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति से कई प्रश्न उठता है। तो उसमें कौन कौन प्रश्न उठता है? तो ये सबसे पहले इसमें नगर नियोजन से ये शब्द, ये नगर नियोजन से उठता है। सेकंड बात, इसमें जो हम लोग देखते हैं, इसका सामाजिक आर्थिक
और धार्मिक जीवन से इनसे प्रश्न उठता है। ये धार्मिक जीवन से ये प्रश्न उठता है। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं, इसमें जो चलता है, इसमें जो महत्वपूर्ण है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव। ये उद्भव से आपको क्या पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और पुनः हम इसका क्या देखते हैं, सातत्य, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सातत्य एवं ये क्या है, ये निरंतरता। ये निरंतरता से ये प्रश्न पूछा जाता है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दैट इज़ सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। ये क्या होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये अंत है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है, ये अंत है। ये तो ये चैप्टर को यदि देख लिया जाए तो इस अवस्था में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई नगर नियोजन को, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन को उद्भव क्या है, सातत्य एवं निरंतरता क्या है, और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, तो ये प्रश्न बराबर आपसे ये पूछा जाता है। और इसी प्रश्न को ये वहाँ पर जो प्रश्न पत्र में जो पूछे जाते हैं, इसी को घुमा करके पूछा जाता है कि भाई नगर नियोजन की क्या है, इनकी विशेषता क्या है, आप उसको दर्शाइए। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के संदर्भ में आपका क्या विचार है, कहाँ तक इसका जीवंत रूप अभी तक है। उद्भव के बारे में यही कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के उद्भव में क्या महत्वपूर्ण स्थान था, क्या इसके ग्रामीण जगत से, ग्राम सभ्यता से ये इसका उद्भव हुआ है, या अचानक ये उद्भव इसका हुआ है। सातत्य और निरंतरता है कि अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता चली आ रही है, उसका अभी तक ये क्या चल रहा है, यदि चल रहा है तो कैसे चल रहा है, और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इसमें विभिन्न इतिहासकारों के विचार को इसमें क्या किया जाता है, ये दर्शाया जाता है। इसके बाद जा कर के ये चीज़ स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाता है। और इतने तथ्य को यदि पढ़ लिया जाए तो इनके अलावे जो कुछ भी पूछे जाएंगे, आपके दिमाग में एक बहुत सुंदर कंसेप्ट आएगा, वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट विल बी इन योर ब्रेन, और आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से क्या प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। तो ये जो वैदिक सभ्यता हम लोग देखते हैं, तो ये वैदिक सभ्यता से जो प्रश्न पूछा जाता है, ये क्या है भाई, इस बात को देखिएगा। ये है वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता है। इसी को हम लोग कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। ये है वैदिक सिविलाइजेशन। इसका जो काल यदि हम लोग देख लेते हैं तो इसको दो खंड में इसको बांट दिया गया है। ये है ऋग्वैदिक काल, ये है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो कालखंड, दूसरा जो उसको बांट दिया गया है, ये है उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। इसमें ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड चलता है वो 1500 BC से लेकर के ये 1000 BC तक चलता है, और इसमें जो चलता है वह 1000 BC से लेकर के ये 600 ये BC तक ये चलता है। ये तो ये पीरियड है आपका वैदिक सभ्यता का। अब मेन एग्जामिनेशन में आपको देखना है इससे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। What will be question rise within वैदिक सिविलाइजेशन। इसको बड़ी बारीकी से देखना होगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। चूँकि ये मेन एग्जामिनेशन की बात है, ये पीटी की एक बात नहीं है। मेन एग्जामिनेशन में स्पष्ट रूप से क्या देखा जाता है, कंसेप्ट देखा जाता है। ये जब फैक्ट और कंसेप्ट जब ये दोनों मिलता है, तब वही जाकर के मेन एग्जामिनेशन की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसमें हम लोग दोनों चीज़ को देखेंगे, फैक्ट को भी देखेंगे और कंसेप्ट को भी देखेंगे। तो वैदिक काल से क्या प्रश्न उठता है, इस बात को आप ध्यान से देखिए कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वैदिक काल से, इस बात को देखिए। तो वैदिक काल से यही पूछा जाता है कि भाई ऋग्वैदिक काल के ये ऋग्वैदिक काल के सामाजिक नहीं राजनीतिक सामाजिक आर्थिक
एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालें। जीवन पर ये क्या डालें? ये प्रकाश डालें। तो ये प्रश्न ये ऋग्वैदिक काल से ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से परिवर्तन हुए, उत्तर वैदिक काल में होने वाले परिवर्तन को दर्शावे, होने वाले परिवर्तन को क्या करें? ये दर्शावे, ये होने वाले परिवर्तन को ये दर्शावे। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में होने वाले परिवर्तन, ये जो परिवर्तन शब्द है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन आया, धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आया। इसी बात को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है, तो इसका प्रश्न आपको बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा टिप्पणी कभी लिखने के लिए आता है, लेकिन आजकल इसकी टिप्पणी की कम है, लेकिन इसको कैसे, तो थोड़ा सा इसमें यह लिखा जा सकता है कि वैदिक साहित्य के बारे में लिखें। ये वैदिक साहित्य का विवरण दें। एक प्रश्न ये भी बनता है कि वैदिक साहित्य का आप क्या करें, ये वैदिक साहित्य का ये विवरण दें। ये वैदिक साहित्य का विवरण दें। तो भाई वैदिक साहित्य का विवरण आपको देना पड़ेगा कि वेद का देना पड़ेगा, फिर ब्राह्मण साहित्य का देना पड़ेगा, आरण्यक का देना पड़ेगा, उपनिषद का देना पड़ेगा। इस प्रकार से क्रमशः हम लोग इसको क्या करते जाते हैं, ये लिखते चले जाते हैं। इसके बाद जो प्रश्न बनता है उसको कोरिलेट कर दिया गया है, उसको जोड़ दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या समानता और असमानता है, उसको जोड़ के दिखाना है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी की सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में ये क्या है, अंतर, वैदिक सभ्यता में अंतर एवं समानताओं को दिखावें, समानताओं को ये क्या करें, ये दर्शावें, ये समानताओं को दर्शावें। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक सभ्यता और के दोनों के बीच में अंतर और समानता को दर्शाना है। यह भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चे बड़ी आसानी से इस पर फोकस डालते हैं, इनको लिख देते हैं और यदि इसको बढ़िया अच्छे तरीके से लिखा जाए तो बेहतर अंक प्राप्त करने के वो क्या हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ जो प्रश्न चलता है वो महाजन पद में चलता है। ये देखिए, ये महाजन पद में किस प्रकार से चलता है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो महाजन पद है इसमें किस प्रकार से चलता है, ये महाजन पद में, तो इससे जो प्रश्न पूछता है वो सबसे पहला पूछता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के सामाजिक और आर्थिक जीवन के पर प्रकाश डालें। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो ये प्रश्न ये क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण है और कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में, इसलिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रश्न इसमें जो पूछता है वो पूछता है महावीर और जैन के बारे में। महावीर यानी जैन धर्म का दर्शन पर प्रकाश डालें। ये जैन धर्म के दर्शन पर प्रकाश डालें, ये दर्शन पर ये क्या करें, ये प्रकाश डालें। और इसी प्रकार से बौद्ध धर्म के बारे में भी पूछा जाता है। बौद्ध धर्म में ये पूछा जाता है कि भाई बौद्ध धर्म पर के जो दर्शन है, भगवान बुद्ध के जो दर्शन है, उस दर्शन पर आप अपना क्या करें, फोकस डालें और उस दर्शन की प्रासंगिकता क्या है, इसी पर आप विचार करें। जो बौद्ध दर्शन है, इनकी प्रासंगिकता, ये जो प्रासंगिकता है, उनकी प्रासंगिकता पर आप क्या करें, ये विचार डालें। ये प्रासंगिकता पर आप क्या करें, अन्य विचार करें। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान बुद्ध ने उस समय कहा था
वो वर्तमान समय तक कैसे प्रासंगिक है, कैसे जीवंत रूप है, इसी पर आपको क्या करना है, ये प्रकाश ये डालना है। देखिएगा, इसके बाद जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न जो बनता है वो बनता है आपका, यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं, तब आते हैं मौर्य काल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मौर्य काल। तो मौर्य काल में 3-4 प्रश्न बनता है भाई, ये मौर्य काल में ये 3-4 प्रश्न बनता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि। चंद्रगुप्त मौर्य की ये क्या है भाई, ये मौर्य की ये क्या है, ये उपलब्धि है। चंद्रगुप्त मौर्य की ये क्या है, ये उपलब्धि है। सेकंड प्रश्न इसमें जो बनता है, अशोक महान। ये अशोक महान की ये क्या है, ये उपलब्धि के बारे में यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये उपलब्धि के बारे में देखेंगे। तीसरा बात, अशोक का धम्म है। ये अशोक का धम्म, ये अशोक का ये क्या है, ये धम्म है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट इसमें क्या आता है कि मौर्य काल का प्रशासन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मौर्य काल का प्रशासन। पांचवा प्रश्न इसमें आता है, मौर्य वंश का अंत आता है। ये मौर्य वंश का ये क्या आता है, ये अंत आता है। तो ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट सब है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि क्या है, अशोक के महान की उपलब्धि क्या है, अशोक का क्या है, धम्म क्या है, मौर्य काल का प्रशासन है और मौर्य वंश का अंत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन करके आता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या प्रश्न आता है भाई, ये मौर्योत्तर काल में कौन सा ये प्रश्न आता है, इस बात को आप देखिएगा। ये मौर्योत्तर काल में कौन सा प्रश्न है, इस बात को देखिए। ये जो मौर्योत्तर काल है, ये मौर्योत्तर काल, तो ये मौर्योत्तर काल में जो प्रश्न बनता है वो 2 प्रश्न इसमें जगह बहुत महत्वपूर्ण बनता है। वो प्रश्न बनता है, नंबर 1 बनता है कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धि का वर्णन करें। पुष्यमित्र ये शुंग की उपलब्धि का ये क्या करें, उपलब्धियों का वर्णन करें। ये उपलब्धियों का वर्णन करें। यानी पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा कार्य किया, उसी पर आपको क्या डालना है, फोकस डालना है, ये प्रश्न। और दूसरा प्रश्न इसका जो बड़ा महत्वपूर्ण है, आंध्र सातवाहन काल में ये सामंत से रिलेटेड प्रश्न होता है। सामंतों का उदय के बारे में इसमें प्रश्न बनता है। तो ये सामंतों का उदय किस काल का बात कहता है, आंध्र सातवाहन काल से शुरू होता है। ये आंध्र सातवाहन से ये क्या होता है, ये शुरू होता है। इसके बाद जो यहाँ पर प्रश्न बनता है वो कुषाण के बारे में बनता है कि भाई कुषाण शासक कनिष्क की उपलब्धि का वर्णन करें। ये कनिष्क की ये उपलब्धियों का इसमें क्या करें, उपलब्धियों का ये वर्णन करें। ये प्रश्न फिर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कनिष्क का। तो ये 3 प्रश्न इस जगह से बनता है। वो प्रश्न बनता है पुष्यमित्र शुंग से, सामंतों के उदय से और ये कनिष्क के उपलब्धि से। ये 3 प्रश्न इस जगह से क्या होता है, ये बनता है। इसके बाद जो हम लोग चलते हैं गुप्त पीरियड चलते हैं। तो गुप्त पीरियड में क्या चलते हैं भाई, इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो गुप्त पीरियड में जो हम लोग देखते हैं, ये गुप्त काल में जो देखते हैं, ये गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो प्रश्न बनता है वो बनता है, पहला प्रश्न समुद्रगुप्त की उपलब्धि। ये समुद्रगुप्त की ये क्या बनता है, ये उपलब्धि बनता है। ये समुद्रगुप्त की ये उपलब्धि है। सेकंड जो यहाँ पर बनता है वो सेकंड में बन जाता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त ये द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय की ये क्या है, ये उपलब्धि है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि है। और तीसरा प्रश्न जो यहाँ बनता है ये गुप्त प्रशासन के बारे में बनता है। गुप्त प्रशासन, ये गुप्त प्रशासन के बारे में बनता है। और चौथा प्रश्न जो बनता है ये गुप्त वंश का अंत, गुप्तों का पतन, ये गुप्तों का ये पतन के बारे में बनता है। पांचवा प्रश्न इसमें बनता है ये है स्वर्णकाल, गुप्तों का स्वर्णकाल, ये स्वर्ण काल। तो ये प्रश्न इससे बनता है। ये
तो इस प्रकार से गुप्त काल में ये प्रश्न बनते हैं कि समुद्रगुप्त की उपलब्धि, चंद्रगुप्त की उपलब्धि, गुप्त प्रशासन, गुप्तों का पतन और गुप्तों का स्वर्ण काल, ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जामिनेशन में इसी को इनलार्ज करके किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। जिस समय हम लोग इस पर पढ़ाएंगे उस समय आई विल से ईच एंड एवरी पॉइंट्स, आई विल फोकस ऑन दिस पॉइंट। अभी हम आपको सरसरी निगाह से बताते चले जा रहे हैं कि कहाँ पर कौन प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, इसी पर हम लोग अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा। इसके बाद आगे यदि हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर बनता है क्या, यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में बनता है। हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन की ये क्या बन जाता है, ये उपलब्धि बन जाता है। ये यानी हर्षवर्धन के संदर्भ में क्या कहा है विदेशी राइटर ने, जैसे ह्वेनसांग ने क्या कहा है, जैसे कि मान लो इसका बाणभट्ट ने क्या कहा है, उसके संदर्भ में ये बातें पूछी जाती हैं कि भाई हर्षवर्धन की उपलब्धि के बारे में आप अपना क्या करें, विचार प्रकट करें। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है। और कभी कभी त्रिपक्षीय संघर्ष वो आगे के चला जाता है, लेकिन यहाँ तक ये प्रश्न आपका क्या हुआ, ये प्रश्न बनते चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में क्या देखा कि भाई कौन कौन प्रश्न ये बनता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो जितने प्रश्न अभी हमने आपको समझाया, इन प्रश्नों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये विचार कर सकते हैं। कितना प्रश्न यदि तैयार कर लिया जाए तो इससे आसानी से 2 प्रश्न लिखा जा सकता है। क्यों भाई? इसलिए कि 2 पेपर है, इसमें जो हम लोग देखते हैं तो ये 2 प्रश्न इससे हमको ले सकते हैं या 1 प्रश्न ले सकते हैं। खंड क से 2 या खंड ख से 1, यानी दोनों मिलाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्रश्न ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं कि भाई इस प्रकार से ये बन गया। अब हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से देखते हैं। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से भाई ये भारत के इतिहास से हम लोग देखते हैं। भारत के ये क्या है, ये इतिहास, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास से। तो इसमें जो प्रश्न बनता है, इसमें गुलाम वंश से लेते हैं हम, इसमें लेते हैं ये गुलाम वंश से लेते हैं। तो गुलाम वंश में जो हम लोग देखते हैं, तो गुलाम वंश में बनता है प्रश्न, पहला बन जाता है ये, इसको हम लोग कहते हैं, इसको पहला जो बनता है वो इल्तुतमिश का उपलब्धि है। इल्तुतमिश की ये क्या है, ये उपलब्धि, ये इल्तुतमिश की ये उपलब्धि है, ये प्रश्न बन जाता है। सेकंड प्रश्न जो इसमें बनता है वो रजिया से रिलेटेड बनता है। ये रजिया एक शासिका के रूप में, ये शासिका के ये रूप में। और तीसरा प्रश्न इसमें जो बनता है वो बलवन की उपलब्धि है। बलवन की ये क्या है, ये उपलब्धि है। तो इसी में इनका सारा चीज़ चलाएगा, ये बलवन का चलाएगा। और चौथा जो हम लोग इसमें देखते हैं, तो ये इस जगह हम लोग थोड़ा सा यदि देखें तो हो सकता है कि गुलाम वंश की उपलब्धि के संबंध में कह सकते हैं, ये गुलाम वंश की उपलब्धि के संबंध में हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न बहुत रेयर पूछा जाता है। मूल रूप से आपका इल्तुतमिश की उपलब्धि, रजिया की शासिका के रूप में और बलवन की उपलब्धि, ये 3 प्रश्न आपका इस जगह से बन जाता है। यानी गुलाम वंश से आपका ये 3 प्रश्न ये बनता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं, खिलजी वंश चलते हैं। ये खिलजी वंश, तो खिलजी वंश में जो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ खिलजी वंश में कैसे बनता है भाई, तो खिलजी वंश में जो हम लोग देखते हैं, ये खिलजी वंश में, तो खिलजी वंश में ये एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। ओनली 1 क्वेश्चन, दैट इज़ वो हम लोग क्या लिखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धि। अलाउद्दीन खिलजी की ये क्या है, ये खिलजी की यहाँ पर क्या है, ये उपलब्धि, ये अलाउद्दीन खिलजी की ये उपलब्धि। तो उपलब्धि में इसी का हम लोग देखते हैं, इसी जगह से बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये बाजार नियंत्रण,
ये बाजार नियंत्रण ये प्रणाली पर ये विशेष फोकस ये डाला जाता है। तो 2 क्वेश्चन इसमें बनेगा, स्पेशली एक क्वेश्चन बनता है बाजार नियंत्रण की प्रणाली और दूसरा एक क्वेश्चन जो बन जाता है अलाउद्दीन की खिलजी। तो इसी में बाजार नियंत्रण प्रणाली भी आ जाएगा, सैन्य प्रशासन भी आ जाएगा, सैन्य प्रशासन भी आ जाएगा और अन्य उपलब्धि इसी के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। और इसमें तोड़ तोड़ के भी पूछा जा सकता है कि भाई उनके सैन्य प्रशासन में क्या क्या सुधार लाया उसके संबंध में बताइए, या बाजार नियंत्रण प्रणाली में उसने क्या किया उसके संदर्भ में बताइए। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये तुगलक वंश चलते हैं। तुगलक वंश में क्या प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट क्वेश्चन विल आस्क इन तुगलक डायनेस्टी। देखिएगा, तो तुगलक वंश में जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है भाई, ये तुगलक वंश में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात है मोहम्मद बिन तुगलक का, यही मोहम्मद, ये मोहम्मद बिन, ये तुगलक का, ये तुगलक की ये क्या है, ये उपलब्धि है, ये मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धि है। या इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है भाई, एक शासक के रूप में, विवादित शासक के रूप में, यही एक विवादित शासक के रूप में ये कैसे थे, ये प्रश्न इसमें टैग के रूप में जोड़ दिया जाता है। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे उसमें हम लोग इस पर तरह तरह की बात करेंगे कि इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, इसमें टेल क्या जोड़ा जाता है और किन प्रश्नों पर ये विचार किया जाता है, ये सब बातें यहाँ आती हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो इसका आता है वो सेकंड क्वेश्चन वो आता है फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धि। फिरोज शाह तुगलक की ये क्या है, ये फिरोज शाह तुगलक की ये उपलब्धि है। तो इसके उपलब्धि में मूल रूप से जो हम लोग देखेंगे वो सिंचाई प्रणाली है, नहर व्यवस्था है, लोक कल्याणकारी कार्य है। तो ये सारी बातें इनके अंतर्गत ये पूछा जाता है। तो इस जगह से 2 क्वेश्चन बनता है, एक मोहम्मद बिन तुगलक से और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो फिरोज शाह तुगलक से। ये 2 क्वेश्चन ये बनता है। ये तीसरा जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लोधी वंश से कोई प्रश्न नहीं बनता है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए उनको कोई छूने की आवश्यकता नहीं है। सैयद वंश से भी कोई प्रश्न नहीं पूछता है, इसीलिए उनके लिए कोई खास मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग मुग़ल पीरियड में चले जाते हैं, ये मुग़ल पीरियड में चले जाते हैं। तो मुग़ल काल में जो मूल रूप से है वो अकबर से है, ये अकबर से है। तो अकबर की उपलब्धि के बारे में है, ये क्या है अकबर की उपलब्धि। तो इसमें हम लोग क्या देख लेंगे, तो इसमें देखेंगे राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध। ये राजपूतों के साथ इनका जो वैवाहिक संबंध है, ये वैवाहिक नीति, ये क्या है, ये नीति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकंड बात इसमें हम लोग देखेंगे इनका प्रशासन में सुधार, प्रशासन में हम लोग क्या देख लेंगे, ये सुधार। तीसरा प्रश्न इसका देखेंगे, इसी में ये धर्म के संबंध में यानी दीन इलाही के संबंध में देखेंगे, दीन इलाही के संबंध में देखेंगे। और छोटा सा इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो इसके काल का पूरे नवरत्न वगैरह जितना भी है ये सब यहाँ पर देखेंगे। इनकी दक्षिण नीति भी हमको क्या करना है, ये देख लेना है। तो इस प्रकार से अकबर से ये प्रश्न बनता है। और राष्ट्रीय शासक के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। एक इसको हम लोग किस रूप में देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय शासक के रूप में, ये राष्ट्रीय शासक के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये अकबर चैप्टर को हमको क्या करना है, ये चेकअप करना है। इसके बाद हम लोग कहाँ देखते हैं भाई, ये जहांगीर को देखते हैं। ये जहांगीर के संबंध में भी एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि भाई जहांगीर एक शासक के रूप में इनकी क्या उपलब्धि रही, किस क्षेत्र में। तो भाई इसके क्षेत्र में जो हम लोग देखते हैं, ये संस्कृति के क्षेत्र में यानी कला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान रहा, यानी चित्रकला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा। लेकिन कोई बड़ा क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। शाहजहाँ के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं, शाहजहाँ का जो स्वर्ण युग है, वास्तुकला का स्वर्ण युग, ये वास्तुकला का ये क्या है भाई, ये स्वर्ण युग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बराबर पूछा जाता है कि शाहजहाँ का जो वास्तुकला का स्वर्ण युग है ये कैसे है ये। और औरंगजेब का जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी दक्षिण नीति बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये
ये औरंगजेब की ये क्या है, ये दक्षिण नीति, ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसकी धार्मिक नीति के संदर्भ में भी बात की जाती है। ये धार्मिक नीति के संदर्भ में भी ये क्या किया जाता है, ये बातें की जाती हैं। ये धार्मिक नीति के संदर्भ में ये बात की जाती है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, वो क्या देखते हैं, ये मुगल वंश का जो पतन है उसमें हम लोग देखते हैं कि मुगल वंश का पतन का क्या कारण था। और उसमें एक टैग जोड़ देता है कि भाई औरंगजेब इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी थे। जैसे कि अशोक में जोड़ता है उसी प्रकार से इसमें भी जोड़ देता है। तो मुगल वंश के पतन, मुगल वंश का ये क्या हो जाता है, मुगल वंश का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी। और इसमें क्या प्रश्न जोड़ देता है कि औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी थे। ये औरंगजेब कहाँ तक ये क्या थे, ये कहाँ तक ये क्या थे, ये उत्तरदायी थे। यानी औरंगजेब कहाँ तक ये रिस्पॉन्सिबल थे, ये प्रश्न इसमें ये जोड़ दिया जाता है। तो ये प्रश्न आपका मुगल काल से ये बनता है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं इस जगह से, यहाँ पर जो देखते हैं वो धार्मिक सुधार आंदोलन से चलता है। ये यानी सूफी भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न बनता है। ये भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न बनता है। और दूसरा सूफी आंदोलन से भी एक प्रश्न बनता है। सूफी आंदोलन, दोनों आंदोलन में एक प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक क्या करते हैं, ये सब मेडिवल हिस्ट्री में देख लेते हैं। और आसानी से यदि इतना प्रश्न हल कर दिया जाए तो फिर परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतिहास जानने से अन्य विषय को लिखने में बड़ी मदद मिलती है, इंटरव्यू में इनसे क्या है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसलिए यह प्रश्न पत्र, यह विषय बहुत ही अहम हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब द्वितीय में चलते हैं, द्वितीय खंड में चलते हैं भाई, द्वितीय प्रश्न पत्र में चलते हैं। उसमें जाकर के किसको किसको रख दिया गया है, वो रख दिया गया है मॉडर्न और मेडाइवल को। ये सेकंड पेपर में किसको रख दिया गया है, इसमें रखा गया है मॉडर्न को, मॉडर्न हिस्ट्री को रखा गया है, ये मॉडर्न हिस्ट्री को। और दूसरा में किसको रख दिया गया है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री को ये रख दिया गया है। अब इसमें भी हमको क्या करना है भाई, इसमें देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या प्रश्न बनता है। तो हमको ये जो देखना है कि आधुनिक भारत के इतिहास में जो प्रश्न बनता है वो क्या है भाई, आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन प्रश्न बनता है, इस बात को देखिए। तो सबसे पहला बात हम लोग देखते हैं पलासी का युद्ध। इसमें क्या देखते हैं, ये पलासी का ये क्या बनता है, युद्ध। सेकंड में हम लोग क्या देखते हैं, ये बक्सर का युद्ध, ये बक्सर का ये क्या बनता है, युद्ध। तीसरा जो बनता है वो पानीपत का तृतीय युद्ध, ये पानीपत का ये क्या बनता है, ये तृतीय युद्ध में बनता है। चौथा प्रश्न इसमें क्या बनता है, शिवाजी की उपलब्धि, ये शिवाजी की ये क्या बनता है, शिवाजी की ये उपलब्धि बनता है, शिवाजी की उपलब्धि। और पांचवा प्रश्न इसमें क्या बनता है भाई, ये पेशवा का शासन, ये पेशवा का काल, पेशवा की क्या है भाई, ये उपलब्धि। तो यहाँ तक ये प्रश्न बनता है। और पांचवा प्रश्न आपका क्या बन जाता है, हम यहाँ से जब चलेंगे तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक सुधार आंदोलन, यही है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने वाले सामाजिक सुधार ये क्या है, आंदोलन, ये सामाजिक सुधार आंदोलन, ये प्रश्न इसमें बनता है। इसमें एक प्रश्न हट के बनता है, राजा राम मोहन राय की उपलब्धि बनता है। ये इसी में बनता है राजा राम मोहन राय की उपलब्धि। इसका एक प्रश्न बराबर पूछता है कि राजा राम मोहन राय की उपलब्धि क्या है। ये राजा राम मोहन राय की ये क्या है, ये उपलब्धि के बारे में एक क्वेश्चन हट के इसे पूछा जाता है। कभी कभी दयानंद सरस्वती के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इस जगह से ये बनता है। अब अंग्रेजी रियासत से क्या बनता है भाई, अंग्रेज जो काल है, अंग्रेज के काल से क्या बनता है। तो उसमें जो प्रश्न बनता है उसमें प्रश्न दिया जाता है औपनिवेशिक काल की भू राजस्व नीति,
औपनिवेशिक काल की भू राजस्व नीति, ये भू राजस्व ये क्या बनता है, ये नीति। तो इसके अंतर्गत हम लोग तीनों पर फोकस डालेंगे। कौन कौन पर फोकस डालेंगे भाई? ये जमींदारी पर फोकस डालेंगे, जमींदारी पर फोकस डालेंगे। फिर किस पर डालेंगे? महलवाड़ी पर फोकस डालेंगे। और फिर किस पर फोकस डालेंगे? ये रैयतवाड़ी पर फोकस डालेंगे। ये रैयतवाड़ी पर हम लोग क्या करेंगे? ये फोकस डालेंगे। ये औपनिवेशिक काल की जो राजस्व नीति है, इससे भी एक प्रश्न पूछता है। और लेकिन जो संपूर्ण प्रश्न बनता है एक प्रश्न, वो जमींदारी व्यवस्था पर ये बनता है। ये इसके बाद यहाँ से जो हम लोग चलते हैं, तो इसका ब्रिटिश काल का जो नीति था उसके संदर्भ में यहाँ पर फोकस डाला जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 1857 की क्रांति से। ये 1857 की ये क्रांति से क्या प्रश्न पूछता है? ये 1857 की क्रांति से, 1857 की क्रांति से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है भाई? तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, इसके विद्रोह का कारण, यही विद्रोह का ये क्या है? ये कारण है। दूसरा क्या प्रश्न पूछा जाता है इससे? ये विद्रोह का जो कारण है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इसका स्वरूप। और तीसरा है असफलता के कारण, ये क्यों माने असफल हो गए? असफलता के ये क्या है भाई? कारण। और चौथा प्रश्न से क्या है भाई? ये प्रभाव। इसका क्या है भाई? प्रभाव। ये प्रश्न आपसे 1857 की क्रांति से ये प्रश्न बनता है। ये इसके बाद यहाँ से यदि हम लोग चलते हैं, तब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम लोग प्रवेश करते हैं, तो वहाँ क्या प्रश्न बनता है भाई? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो ये प्रश्न बनता है, वो कहाँ से बनता है? 1885 से लेकर के ये 1947 तक में ये प्रश्न क्या बनता है? तो सबसे पहला प्रश्न बनता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण। भारत में राष्ट्रवाद के ये उदय का क्या है? ये भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण। सेकंड प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं उदारवाद। ये उदारवाद की नीति, इसका कार्यक्रम और क्या है? ये इसकी उपलब्धि, ये प्रश्न बनता है। फिर तीसरा प्रश्न इसमें क्या बन जाता है? उग्रवादियों के उदय का कारण, उग्रवादियों के ये क्या है? उदय का ये क्या बन जाता है? ये कारण। ये तीन प्रश्न इस जगह से बनता है। ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उदारवाद और उग्रवादियों का उदय का क्या कारण है? कारण, कार्यक्रम और उपलब्धि। ये तीन प्रश्न इस जगह से ये बन जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जब हम लोग यहाँ से चलते हैं, तब ये क्या बनता है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस जगह से ये बनेगा आपका असहयोग आंदोलन। यहीं पर हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन की कार्यक्रम, उद्देश्य और उपलब्धि, ये प्रश्न इस जगह से बनता है। फिर तीसरा प्रश्न हम लोग इस जगह, दूसरा प्रश्न इस जगह से हम लोग देखते हैं, तो ये पड़ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय ये क्या है? अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम, उपलब्धि और इसका जो उद्देश्य है वो। और तीसरा जो हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो ये क्या है? आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन का यही कार्यक्रम, उपलब्धि, प्रकृति, ये पूरे का चलता है। ये तीन प्रश्न इस जगह से क्या होता है? ये बराबर पूछा जाता है। और यहाँ यदि अधिनियम में हम लोग अब देखेंगे, तो अधिनियम में क्या पूछा जाता है? इसमें अधिनियम में 3 अधिनियम को आप बराबर देखते रहिए। वो 3 अधिनियम कौन कौन है भाई? तो सबसे पहले है मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो ये क्या है? एक्ट। ये मार्ले मिंटो एक्ट, ये एक्ट कितना है? ये 1909 है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं यही 1919 का अधिनियम। यही 1919 का ये क्या है? ये अधिनियम, ये 1919 का अधिनियम। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या आ जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1935। यानी भारतीय परिषद अधिनियम
अधिनियम ये कितना पड़ जाता है 1935। और चौथा कभी कभी पूछता है भारत विभाजन अधिनियम 1947। भारत विभाजन अधिनियम ये कितना है, ये 1947। तो ये अधिनियम, ये 4 अधिनियम आपसे क्या किए जाते हैं, ये पूछे जाते हैं। ये 4 अधिनियम क्या होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये कभी कभी एक अधिनियम पूछ दिया जाता है और इसी अधिनियम को लिखना भी चाहिए। क्यों, अधिनियम में क्या होता है, मार्क्स ज़्यादा आता है। क्यों आता है, इसमें फैक्ट लिखा जाता है, इसीलिए अधिनियम लिखना बहुत ही युक्ति संगत बात होती है और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होता है। इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग कोई प्रश्न नहीं देखते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री चलते हैं, माने क्या कह सकते हैं, यानी हाँ विश्व इतिहास को हम लोग देखते हैं। विश्व इतिहास को हम लोग ये क्या करते हैं, देखते हैं। तब विश्व इतिहास में क्या प्रश्न बनता है भाई, तब विश्व इतिहास का प्रश्न जो बनता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है वो है सामंतवाद बनता है। ये क्या बनता है, ये सामंतवाद से ये रिलेटेड प्रश्न होता है। ये किससे प्रश्न होता है, फ्रांस की क्रांति से ये प्रश्न बनता है। इसका क्या बनता है, इनकी प्रकृति है, इनका कारण है, इनकी सफलता है, इसकी सफलता है, इनका क्या है उद्देश्य है और इनकी प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता इनकी क्या है भाई, प्रासंगिकता इनकी हम लोग देखते हैं। प्रासंगिकता इनकी, ये प्रासंगिकता को हम लोग इसमें देखते हैं। इसके बाद अगला जो हम लोग देखते हैं रूसी क्रांति देखते हैं। ये रूसी क्रांति का भी यही है, कारण है, इनकी प्रकृति है, इनकी सफलता है और इसी में लेनिन का ये क्या है, योगदान है। इस प्रकार से लेनिन और स्टालिन के संबंध में इससे हम लोग देखते हैं। इसके बाद ये क्या बनता है, रूसी क्रांति के बाद ये क्या बनता है, 2 एकीकरण है। ये 2 एकीकरण है, यानी चौथा में हम लोग देखते हैं, एक है इटली का एकीकरण, ये है इटली का ये क्या है, ये एकीकरण। और दूसरा कौन पड़ जाता है, ये जर्मनी का एकीकरण पड़ जाता है। जर्मनी का ये क्या पड़ता है, ये एकीकरण पड़ जाता है। ये दोनों प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। इसी में भाई किसका, दार्शनिकों का योगदान। जैसे इटली में ये दार्शनिकों का क्या हो जाता है भाई, ये फिलोसफर का ये योगदान। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस की क्रांति में भी दार्शनिकों का योगदान पूछा जाता है। फ्रांस की क्रांति में ये क्या है, ये दार्शनिकों का ये क्या पूछा जाता है, ये योगदान पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस जगह से ये बन जाता है। इसके बाद जो यहाँ से चलता है रूसी क्रांति, ये फ्रांस की क्रांति और इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का योगदान। इसके बाद जो हम लोग चलते हैं वो चलते हैं अमेरिकी क्रांति। यही अमेरिकी क्रांति यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसका हम लोग क्या देखते हैं, कारण देखते हैं। इसका क्या देखते हैं भाई, उपलब्धि देखते हैं, क्या इनकी विशेषता थी, क्या इनकी उपलब्धि थी। इसके बाद अमेरिकी गृह युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी गृह युद्ध अमेरिकी गृह युद्ध का क्या है भाई, कारण है, इनकी प्रकृति है, इनकी उपलब्धि है, इनका मैसेज है। तो ये 2 प्रश्न इस जगह से ये बन जाता है। इसके बाद यहाँ से क्या चलता है भाई, रूजवेल्ट की पॉलिसी चलती है। रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी, यही है न्यू डील पॉलिसी। तो इससे ये प्रश्न बनता है रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी कि कैसे इसका उत्थान किया गया। इसके संदर्भ में जब अमेरिका में महामंदी आई तो उसको समाप्त करने के लिए रूजवेल्ट ने कैसे ये न्यू डील पॉलिसी को क्या किया, ये संचालित किया। इसके बाद यहाँ पर कौन सी बात चलती है, इसके बाद यहाँ 2 विश्व युद्ध आता है। प्रथम विश्व युद्ध आता है और ये कितना से आता है प्रथम विश्व युद्ध, तो ये आता है 1914 से 1918। ये 1918 तक का ये प्रथम विश्व युद्ध का ये कारण एवं परिणाम से भी प्रश्न यहाँ क्या बनता है भाई, ये कारण एवं परिणाम से क्या बनता है, ये प्रश्न बनता है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध, इससे भी क्या बनता है, इससे भी कारण और क्या बनता है, ये परिणाम से ये रिलेटेड प्रश्न बनता है। ये 2 विश्व युद्ध के बारे में देखा जाता है। इसके बाद जो हम लोग चलते हैं यहाँ से चीनी साम्यवाद की बात
बनता है भाई, तो क्वेश्चन कहाँ से बन जाता है? चीनी साम्यवाद से। चीनी साम्यवाद से ये क्या बनता है? ये क्वेश्चन बनता है। फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं तो जापान का साम्राज्यवाद बनता है। जापान का ये क्या बनता है? साम्राज्यवाद। ये जापान का साम्राज्यवाद से ये प्रश्न आपका ये बन जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं और इतना प्रश्न हल करने के बाद मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे का कोई प्रश्न छूट नहीं सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसी प्रकार से स्ट्रेटजी अपनी तैयार करनी चाहिए कि भाई किस आधार पर आप मुख्य परीक्षा से संबंधित बातों को आप तय करेंगे। धन्यवाद।